नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हेलो मनी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो माफी चाहते हैं, थोड़ा विलंब के साथ शो शुरू हुआ है, थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी, लेकिन आखिरकार हम आपके सामने हैं। ये शो एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको स्टॉक मार्केट्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आपके अगर कोई सवाल है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई सौदा आपका फंस गया है, उसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसमें हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करते हैं, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ कुछ आईपीओस पर भी हम फोकस करते हैं। जो लिस्टिंग हो रही हैं, नए आईपीओ खुले हैं या तो फिर जो आईपीओ खुले हुए हैं पहले से, उन पर आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है। तो सबसे पहले बाजार की बात करते हैं, जहां पे आज हमने देखा मजबूत शुरुआत देखने को मिली। आरआईएल आज का एक सितारा है जिसमें आज हमने रिकॉर्ड हाईज लगते हुए देखे हैं। 5% तक के जो गेन्स हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिले। तो उस वजह से आज निफ्टी में 19,400 का जो आंकड़ा है वो भी पार हो गया था एक समय। हालांकि ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली। अभी 19,374 के आसपास कारोबार देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है ऊपरी स्तरों से। 44,827 के आसपास का लेवल फिलहाल देखने को मिल रहा है, लेकिन एक समय हमने यहां पे 44,900 का स्तर भी पार कर लिया था। 44,925 का हाई है और अभी 44,800 के बेहद करीब कारोबार देखने को मिला, यानी कि ऊपरी स्तरों से अब भी करीब 120 अंकों के आसपास की गिरावट है। इसी तरह सेंसेक्स भी आप देखें तो एक समय हमने 65,633 ये लेवल भी छू लिया था, लेकिन जो मौजूदा आंकड़ा है 65,430 के आसपास का, यानी कि करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट आप देख सकते हैं। सेंसेक्स में भी जो इंट्राडे हाई लगा था वहां से देखने को मिल रही है। हालांकि जो ऑल टाइम हाई लगा था 65,900 के आसपास का, वहां से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब हम 500 पॉइंट नीचे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए मजबूत शुरुआत हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बाजार टिकने में थोड़ी सी दिक्कत कर पा रहा है। खासतौर पर निफ्टी की जहां तक बात है तो 19,400 का जो आंकड़ा है उसको मेंटेन करने में, उसको बरकरार रखने में, उसके ऊपर बने रहने में निफ्टी को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो पहले इसी पे राय ले लेते हैं कि आखिर बाजार में क्या हो रहा है, क्यों ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसके बाद अब रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ वीपी आईएफएल सिक्योरिटीज अनुज गुप्ता जी मौजूद हैं। अनुज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका मनी 9 पर। सर जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले तो ये बताइए कि ये ऊपरी स्तरों पे जो मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है इसकी क्या वजह है? क्या केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से हमने ऊपरी स्तरों पर आज जो गेंस बनते हुए देखे हैं या मजबूत शुरुआत देखी है, या कोई और भी फैक्टर है जिस वजह से बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो रही है? देखिए, अगर आप देखेंगे तो हालांकि अभी भी हम पॉजिटिव हैं। निफ्टी करीबन 40 पॉइंट प्लस में है, बैंक निफ्टी करीबन 95 पॉइंट माइनस में है, सेंसेक्स करीबन 170 पॉइंट प्लस में है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटीमेंट में कोई ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला। ये जो महज हम एक करेक्शन देख रहे हैं, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी या सेंसेक्स में जो हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, जो हमने लास्ट फ्राइडे को देखा था, तो मार्केट जो है सस्टेन कर रहा था, रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था। वहीं से हमने देखा कि आज भी उन्हीं लेवल्स के आसपास से एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। मार्केट एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ दिखाई दिया। बट कहीं ना कहीं जो आज हमने रिलायंस के अंदर एक मोमेंटम देखा, ऑलमोस्ट 5% के हाइज, और रिलायंस अपने नवंबर 2022 मीन्स करीबन 9 महीने के उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, जिससे हमें लगता है कि आगे चलकर मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। बट जो आज का एक सिनेरियो है, जो आज की ट्रेडिंग एक्टिविटी है, वो डेफिनेटली मार्केट रिलायंस की वजह से है। बट कहीं ना कहीं हायर लेवल पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इंटरनेशनल क्यूज की वजह से है, क्योंकि हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट में जो जॉबलेस का डेटा आया था यूएस का, वो थोड़ा सा बिलो एक्सपेक्टेशन था। उसके बाद हमने देखा कि डाउ के अंदर गिरावट रही। डॉलर इंडेक्स जो पहले 104 तक चला गया था, वो अब 102 के नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं वहां से हमने थोड़े से नेगेटिव क्यूज देखे, और उसके बाद हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट की क्यूज की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में फ्राइडे को एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। सेम आज वही हम रेप्लिकेट यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग ये है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स अभी भी पॉजिटिव पॉइंट में है, पर बैंक निफ्टी में भी मैं सिर्फ 80-90 पॉइंट की गिरावट है, जो कि मैं मानता हूँ कि बड़ी कोई गिरावट नहीं है। इतना तो मोमेंट मार्केट में चलता ही है। तो मेरे हिसाब से अभी भी कोई नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में नहीं देखने को मिला। हालांकि जरूर इंटरनेशनल कारणों की वजह से, बट आई एम श्योर कि ये जो गिरावट है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि मार्केट में रिलायंस इस टाइम पर एक अच्छा सपोर्टिव स्टॉक सामने देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आगे भी मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो रिलायंस मार्केट को आगे भी सपोर्ट कर सकता है। हम रिलायंस के बारे में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन एक अच्छी बात जो अनुज जी हमें बता रहे हैं कि ये जो गिरावट है, ये ऊपरी स्तरों से जो बाजार हल्का हुआ है, ये एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे खरीदारी करने की। और एक गिफ्ट निफ्टी का अपडेट आपको दे देता हूँ, जिसे हम पहले एग्जैक्ट निफ्टी के नाम से जानते थे। 46 अंकों की मजबूती वहां देखने को मिली है। 19,400 के ऊपर यहाँ कारोबार हो रहा है।
32 का लेवल है जो कि गिफ्ट निफ्टी में देखने को मिला है। तो उस लिहाज से देखा जाए, जैसे अनुज जी भी कह रहे हैं कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, केवल एक करेक्शन है। फ्राइडे को भी हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा था और केवल इंटरनेशनल कारण है जिस वजह से हम मार्केट में थोड़ा करेक्शन देख रहे हैं। पर क्या सर, इस हफ्ते अर्निंग सीजन की भी शुरुआत होने वाली, कई सारी बड़ी कंपनियां जिसमें TCL है, HCL टेक है, विप्रो है, HDFC बैंक भी है जिसके नंबर्स आने वाले हैं। क्या नतीजों से पहले कोई ऐसी बाजार में घबराहट है जिस वजह से हम हायर लेवल्स पे जो मुनाफा वसूली है वो देख रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप निफ्टी का लूजर की जो लिस्ट है उसे देखिए, उसमें TCS आपको 1.25% नीचे नजर आएगा, HCL टेक सेकंड टॉप गेनर है, 0.25% के आसपास की गिरावट है। विप्रो की जिसके नंबर्स इसी हफ्ते आने हैं, वहां पे भी आप देखेंगे करीब 1% के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। तो जो टॉप लूजर्स हैं निफ्टी की, अगर आप लूजर्स की लिस्ट उठाएंगे तो उसमें आपको IT स्टॉक्स काफी ज्यादा नजर आएंगे। क्या कोई IT को लेकर परेशानी है या कोई चिंता की बात है? देखिए, जैसा कि हमने देखा कि इंटरनेशनल कारणों की वजह से मार्केट करेक्ट हुआ। तो इंटरनेशनल कारणों में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि आईटी की जो कंपनीज हैं वो इंटरनेशनली भी लिंक्ड है, तो वो वहाँ से हमने देखा कि जो आईटी कंपनीज है वहाँ पर हमने एक गिरावट आते हुए देखी। और इंडियन मार्केट में जो सेंटीमेंट थोड़ा बहुत जो हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो आईटी स्टॉक्स की तरफ से ही है। बट मेरा ये मानना है कि क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक का हमने स्टेटमेंट देखा, वो कह रहे हैं कि इस बार जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो थोड़ा सा बड़ा रह सकता है, वो अचीव करने में टाइम लगेगा। बट स्टिल उनको लगता है कि हो सकता है कि वो इस बार केवल एक बार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करें। तो कहीं ना कहीं वो ये मान के चल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर पीक आउट हो सकते हैं, तो उससे काफी हद तक मार्केट को अगेन सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। डॉलर इंडेक्स अगेन नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो भी प्रेशर हम देख रहे हैं वो इंटरनेशनल कारणों और आईटी स्टॉक्स की वजह से है। और बट मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में है, जहां पर हमें लगता है कि एक रैली अच्छी बन सकती है। हमने देखा था लास्ट वीक भी, अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो अच्छी रैली हमने इन्फोसिस, TCS, विप्रो में आती हुई देखी थी। बट फ्राइडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही है। बट तो मेरा मानना है कि आईटी स्टॉक्स के अंदर भी डोमेस्टिकली आपको एक अच्छा बाउंस आते हुए दिखाई देगा, और हम अगेन TCS, HCL और विप्रो में रिकवरी आते हुए देखेंगे। ठीक है, तो IT स्टॉक्स में भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल सकती है। नतीजे आने वाले IT कंपनी को उससे पहले थोड़ी सी यहाँ पे नरमी जो दिग्गज IT कंपनियां हैं तीनों, उनमें साफ तौर पे देखने को मिल रही है। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है, कोई दुविधा है, कोई आपका सौदा अटका हुआ है, तो आप हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। फोन लाइन के जरिए आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर काफ़ी सारे हमारे दर्शक हैं जो कि हमारे साथ जुड़ना शुरू हो भी चुके हैं। ये नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर है। व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप चाहें तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है व्हाट्सएप का, जिसके जरिए आप हमें अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी के जरिए भी आप चाहें तो अपने सवाल टाइप करके हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। और पहले दर्शक जो हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं वो हैं राहुल पांडे जी। रेडिको खैतान को लेकर अनुज जी इनका सवाल है। वो कह रहे हैं कि इनके पास 400 शेयरों की क्वांटिटी है, 906 रुपये ये रेडिको खैतान की उनके पास एंट्री का प्राइस है। तो रेडिको खैतान को लेकर अगर आप व्यू बता सके सर, अच्छा खासे मुनाफे पे ये बैठे क्योंकि 1350 रुपये के आसपास का अभी आप फिलहाल प्राइस देख पा रहे हैं और 900 रुपये का एंट्री प्राइस है, क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, तो क्या करें? देखिए, लास्ट वीक ये स्टॉक करीबन 12.25% इंक्रीज हुआ, और जो हाईज थे वो स्टॉक ने बनाते हुए देखे। और इस हफ्ते भी देखे तो अच्छा खासा मोमेंटम के साथ ये ट्रेड कर रहा है और अपना लाइफ टाइम हाई नया बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रेडियो खैतान एक अच्छा वो स्टॉक दिख रहा है, मोमेंटम भी अच्छा है, टेक्निकल चार्ट पे ट्रेंड भी पॉजिटिव है, हायर टॉप हायर बॉटम है। तो मुझे लगता है कि रेडियो खैतान इन्होंने खरीदारी कर रखी है, तो होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर इनको अभी होल्ड बने रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मानना है कि इसमें और एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पर ये करीबन एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो कि करीबन 1285 का रहेगा, 1285 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। मुझे लगता है कि जल्दी स्टॉक आपको ये 1450 और 1500 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। 1285 रुपये राहुल जी, ये स्तर नोट कर लीजिए, इस पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ऊपर में और भी अपसाइड आ सकती है, तो आप अपना जो मुनाफा है उसको थाम के रखिए, एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और ऊपर में 1450 तक के जो लेवल्स हैं वो भी रेडिको खैतान के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक और दर्शक है हमारे यूट्यूब के जरिए ही, उन्होंने अपना सवाल हमारे पास शेयर किया है, विनीत कुलकर्णी है। सर बेसिकली ये होटल स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं। दरअसल इवेंट को लेकर ये प्ले करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो 2 महीने से ज़्यादा दूर नहीं है, तो उस लिहाज से होटल्स की जो बुकिंग है, जो ऑक्यूपेंसी रेट्स हैं, जो रूम रेट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिलता है। तो क्या इस इवेंट को प्ले करने के लिए कोई होटल स्टॉक जो आपकी नज़र में है जहाँ पे अभी खरीदारी करने का मौका है? देखिए, बहुत बड़ा इवेंट है, और इसमें जो हमारा वर्ल्ड कप है इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होटल इंडस्ट्री के लिए, और हम देख भी रहे हैं रिसेंटली। अगर आप देखेंगे तो होटल के भाव जो हैं
वो करीबन 30-40% इंक्रीज भी हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। टूरिज्म का जो क्योंकि अगर आप देखेंगे जिन जिन शहरों में जो आपका वर्ल्ड कप होना है वो सब एक टूरिस्ट प्लेस भी हैं, तो मेरे हिसाब से टूरिज्म की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। और ये इवेंट ऐसा है कि दिवाली के टाइम पर ये इवेंट होता हुआ दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से उस टाइम पर आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि इससे अगेन एक मार्केट को सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंडियन होटल स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। हमें लगता है कि यहाँ पे करीबन 450 से लेकर 500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें लेमन ट्री की, तो लेमन ट्री के अंदर भी हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा है। स्टॉक थोड़ा सा रेंज में है, पिछले कुछ दिनों में हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी, तो लेमन ट्री के अंदर भी खरीदारी करना चाहिए। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक 110 से लेकर 120 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो लेमन ट्री और इंडियन होटल दो स्टॉक हैं जिसमें खरीदारी का ट्रेड देखने को मिल सकता है। 450 से 500 रुपये इंडियन होटल्स ये टारगेट हैं, और लेमन ट्री अगर आप खरीदारी करते हैं तो 110 से 120 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो होटल स्टॉक्स हैं विनीत जी, जिसके ज़रिए आप चाहें तो जो वर्ल्ड कप का इवेंट आने वाला जो कि भारत में होने वाला है उसको लेकर आप प्ले कर सकते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। हमारे साथ राजेश नरूला जी हैं दिल्ली से। राजेश जी नमस्कार, बताइए। सर नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सर आप? दिल्ली में तो 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है बारिश का, आप और आपके परिजन बिल्कुल सेफ हैं, सुरक्षित हैं? जी सर। चलिए अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा है। पोर्टफोलियो का हाल बताइए, कौन सा स्टॉक जानना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरे पास 150 शेयर हैं IRCTC के 550 के भाव पे। तो इनको कोई होल्ड करूं या स्टॉप लॉस लगाऊं, क्योंकि थोड़ा सा लगता है स्टॉक देखने में कि शायद थोड़ा सा ब्रेकडाउन के मोड में लगता है। आप जरा अगर बता देंगे मेहरबानी होगी आपकी। आपने कब लिया था नरूला साहब, आपने कब लिया था ये? सर ये मुझे 1 साल के आसपास हो गया। 1 साल हो चुका है, आपने 550 रुपये पे लिया है, और आज करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी है IRCTC के स्टॉक में। अगर शुक्रवार की क्लोजिंग देखें तो 630 रुपये के आसपास की थी, यानी कि अच्छे खासे मुनाफे पे ये बैठे हुए हैं। सर 150 क्वांटिटी है, 1 साल की होल्डिंग है, और 550 पे लिया हुआ करीब 80 रुपये के आसपास का इनको मुनाफा हो रहा है। IRCTC में क्या करना चाहिए सर? एक तो ये जो आज की खबर आई है कि इन्होंने जो टिकट के प्राइजेस हैं उसमें 25% तक की कटौती की घोषणा करी है, उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आप IRCTC पे देखते हैं? क्या ये खबर आने वाले समय में भी इस स्टॉक को प्रेशर में ला सकती है? क्या यहाँ पे नरूला साहब अपना मुनाफा बुक कर लें या अभी बने रहें, कोई स्टॉप लॉस हो जाएंगे आप? देखिए, हालांकि ये प्रॉफिट में है तो मेरी सलाह है कि एक बार प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। आपको नीचे अगर ये अगेन 550 तक मिले तो वहां पर आप अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो आगे इवेंट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको IRCTC से भी देखने को मिलेगा। जो वर्ल्ड कप है उसका भी इम्पैक्ट आपको IRCTC पे देखने को मिलेगा, और आगे फेस्टिवल सीजन भी है। करंटली हम देख रहे हैं कि कई जगह पे जो बारिश हुई है काफी ज्यादा, तो कहीं ना कहीं ट्रेन जो है वो कैंसिल भी हुई है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो स्टॉक पर आता हुआ दिखा है। तो मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है एक शॉर्ट लिविड है, यहाँ पे कोई बड़ा आपको सेल ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि जो टिकट के प्राइस कम किए हैं वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे जो इवेंट है उसमें एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस यहाँ पे आ सकता है, और लोग जनरली फ्लाइट को छोड़कर आपको ट्रेन में शिफ्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है लोकल लेवल पे। तो मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, और अगर ये स्टॉक आपको अगेन 550 तक मिलता है, डिप लेता है, तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेट करना चाहिए। अगर हम एक 6 महीने की बात करें, दिसंबर तक की बात करें, तो मुझे लगता है कि स्टॉक करीबन 700 रुपये तक जाने का दम रखता है। ठीक है, तो लंबी अवधि में स्टॉक 700 रुपये तक जाने का भी दम रखता है, लेकिन नरूला साहब आपके लिए राय यही है कि फिलहाल आप मुनाफा बुक कर लीजिए, और आपने जिस प्राइस पे एंट्री की थी 550 रुपये के आसपास, उसी प्राइस का दोबारा आप इंतजार करिए। आपका एंट्री लेवल बिल्कुल ठीक था, उन्हीं लेवल पे दोबारा मिले तो आप वहां पे फिर से इसमें एंटर कर सकते हैं। पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, लंबी अवधि में 700 तक भी जा सकता है। एक हमारे दर्शक है ऋषु श्रीवास्तव, ये हमारे साथ यूट्यूब के जरिए इन्होंने अपना सवाल हमें शेयर किया है। हैथवे केबल एक स्टॉक है जो कि फिलहाल 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 15.5 रुपये के आसपास। अच्छी खासी क्वांटिटी है सर, 30,000 शेयर ये होल्ड कर रहे हैं इस स्टॉक के, और 16 रुपये 40 पैसे इनका एंट्री प्राइस है, यानी कि जिस भाव पे इन्होंने होल्ड किया हुआ है, जिस भाव पे इन्होंने एंटर किया है, वहाँ से ये शेयर करीब 1 रुपये नीचे है। तो 30,000 के आसपास का लॉस इनको ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और दूसरा है पिरामल फार्मा का। पहले हैथवे केबल की बात कर लेते हैं सर, इसके बारे में बताइए। इन्होंने 16 रुपये 40 पैसे पे लिया है, 15 रुपये 45 पैसे पे क्या करें? देखिए, हालांकि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, कोई ऐसा मेजर इसमें ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली जो इसने स्टॉक ने लो बनाया था
लो था करीबन 12 रुपये 25 पैसे का, और वो एक करीबन डबल बॉटम के तौर पर है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको एक रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस वाइज 20 एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर 20 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर इसमें अच्छी हम रैली आते हुए देखेंगे। बट फिलहाल 20 में भी करीबन 4 से 5 रुपए का गैप है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक जहां रिकवर हो रहा है, अगर ये 1 से 1.5 रुपए भी रिकवर होता है तो उनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेजर जो ट्रेंड है इसका वो नेगेटिव है। मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, शॉर्ट टर्म में ये ऊपर आ सकता है। तो या तो एक बार ये एग्जिट एट कॉस्ट पे निकल सकते हैं, और अगर ये स्टॉक 20 रुपए के ऊपर चलता है और उसके ऊपर अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोज करता है तो वहां पर ही खरीदारी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक करीबन 27 से 28 जाने का दम रखता है। तो करंट रेट के आसपास एग्जिट करें, कॉस्टिंग के आसपास, और 20 रुपए के ऊपर अगर ये वीकली बेसिस पे क्लोज करता है तो अगेन एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग के आसपास आपको एग्जिट करना है ऋषु जी, जहां तक हैथवे केबल की बात है, यानी कि कोई भी बाउंस आए, कोई भी अगर राइज आता है तो आपको एग्जिट करना है, इसमें से निकलना है अपने जैसी कॉस्टिंग आपकी आ जाती है। दूसरा शेयर है सर इनका पिरामल फार्मा का, 105 रुपए के भाव पर इन्होंने 3000 शेयर ले रखे हैं, जो इन्होंने हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। और शेयर का जो भाव है, मौजूदा जो है प्राइस है, वो करीब 92 रुपए के आसपास का है, यानी कि क्वांटिटी यहाँ पे भी अच्छी खासी है और यहाँ पे भी इनको लॉस होता हुआ दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए सर पिरामल फार्मा के काउंटर में? देखिए, पिरामल फार्मा में भी हम एक नेगेटिव ट्रेंड ही देख रहे हैं। काफी टाइम से हम स्टॉक में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला है। उसके बाद हमने देखा कि इसने करीबन 66 रुपये 60 पैसे का लो बनाया था, वहां से रिकवर होकर 91 के आसपास आ गया है, और यहाँ पर अब एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप देखेंगे पिछले करीबन 5 हफ्तों से इसी रेंज में है, 100 का एक रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया है, और लास्ट वीक भी करीबन आप देखेंगे तो 0.5% के आसपास की गिरावट इसमें देखने को मिली थी। हमें लगता है कि अभी इस स्टॉक में एक डिप यहाँ पर आ सकता है, थोड़ी करेक्शन यहाँ पर रहेगी, क्योंकि ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड में है, तो ज्यादा तेजी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तेजी इसमें 100 के लेवल के ऊपर ये चलेगा स्टॉक तो आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से या तो 100 के ऊपर जाए तो वहां पे अगेन फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं, या फिर अगर ये स्टॉक नीचे 75 के आसपास मिलता है तो वहां पर अगेन एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली 75 से लेकर 100 के बीच में ये स्टॉक मूव करता हुआ दिखाई देगा। या तो 75 आए तो खरीदारी करें, या फिर 100 के ऊपर जाए तो खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो एक रेंज में है ये स्टॉक 75 रुपए से 100 रुपए की, या तो 75 रुपए पे लो लेवल पे खरीदारी करें, या फिर 100 रुपए के ऊपर जब ये चलने लगे तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये रहा है फिलहाल जहां तक पिरामल फार्मा की बात है। हमारे एक और दर्शक हैं एसआर के नाम से, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ यूट्यूब पे शेयर किया है। विंडलेस बायोटेक, ये एक हाल ही फिलहाल आईपीओ लिस्ट हुआ है, 460 रुपये इसका इशू प्राइस था, और शेयर जो है वो करीब 337-338 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनका सवाल ये है कि अपने इशू प्राइस से स्टॉक का नीचे है, तो क्या ये मौका है इसमें एंटर करने का, या फिर दूर रहें? देखिए, बायोटेक में टेक्नोलॉजी में स्टॉक है, और हमने देखा कि ये स्टॉक जब लिस्ट हुआ था तो स्टॉक करीबन जो इसने हाई बनाया था वो 452 का था, और वहां से स्टॉक करेक्ट होता हुआ नीचे जो आया है करीबन अगर आप देखेंगे लो तो करीबन 250 के आसपास का इसने लो बनाया था, करीबन 203 का इसने लो बनाया था, वहां से अगेन रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। तो बॉटम आउट तो ये स्टॉक हुआ है और धीरे धीरे रिकवरी के मूड में है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, जो कि करीबन 400 रुपए तक के लेवल को दिखा सकता है। इंपॉर्टेंट है कि 452 के ऊपर जाएगा तो ही आगे इसमें आगे तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में एक खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। हमने लास्ट वीक देखा था करीबन 11.5% के आसपास के इसमें रिटर्न देखने को मिले थे। मोमेंटम अच्छा है, ब्रेकआउट हुआ है इसमें, तो मेरे हिसाब से खरीदारी का ट्रेड इसमें बना सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट इसमें 400 तक वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। 290 का स्टॉप लॉस, 400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जहां तक विंडलेस बायोटेक की बात है। हमारे एक और दर्शक जो कि अपना सवाल जिन्होंने हमारे साथ यूट्यूब पे शेयर किया है वो है राजेश नरूला जी। उन्होंने पूछा है कि 2 स्टॉक्स के बारे में पूछा है, एक तो कैनामेटल इंडिया, इसमें क्या करना चाहिए, और दूसरा ओलेक्ट्रा ग्रीन की जहाँ तक बात है तो इस शेयर में हमने देखा है कि पिछले 1 महीने में करीब 55% के आसपास की रैली देखने को मिली है। तो पहले सर ओलेक्ट्रा ग्रीन जो कि 1308 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये स्टॉक अगर आप देखेंगे पिछले करीबन 7 हफ्तों से लगातार चलता हुआ दिखाई दिया है। 646 का लो था, वहां से कंटिन्यूस रैली पकड़कर स्टॉक 1400 के आसपास आया है, तो स्ट्रेंथ स्टॉक में आती हुई दिखाई दी है, मोमेंटम भी अच्छा है। तो यहाँ पर मैं सलाह दूंगा बायो डिप्स का। करंट रेट पर मेरी सलाह रहेगी कि प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट में चला गया है। ये रेट पर रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी कर रखी है लोअर लेवल पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये स्टॉक अगर डिप लेके नीचे करीबन 1100 तक आता है तो वहां पर अगेन एंट्री करना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम है और जिस तरीके से इसका एक पॉजिटिव ट्रेंड है,
तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 1500 से लेकर 1700 तक के रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो करंट रेट पे तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और अगर ये नीचे स्टॉक आपको 1100 के आसपास मिले तो वहां पर अगेन एंट्री कर सकते हैं 1800 तक के टारगेट के लिए। ओके, तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ये स्टॉक ओवरबॉट है फिलहाल, यहाँ पे अभी खरीदारी करने का समय नहीं, जिसके पास है वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं। हालांकि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, ऊपर में 1800 तक भी ये स्टॉक जा सकता है, लेकिन लोअर लेवल्स पे 1100 रुपये के आसपास अगर मिले वहाँ पे एंट्री का काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है। कैना मेटल इंडिया सर, इसमें हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम देखने को मिलते हैं, स्टॉक भी 6 महीने में करीब 15% चला है, इस स्टॉक को लेके क्या राय है? सर कौन सा स्टॉक है? कैना मेटल इंडिया, KENNA। और देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक स्लो एंड स्टडी मोमेंटम है, स्टॉक जो है करीबन 2672 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और एक रेजिस्टेंस के आसपास है। ऑलरेडी अगर हम देखें तो 2 बार ये इस रेंज के आसपास आया है, और यहाँ पर एक डबल टॉप बनाता हुआ दिखाई दिया है, तो मेरे हिसाब से भी रेजिस्टेंस के आसपास है, और साथ में कोई ऐसा स्ट्रेंथ अभी नहीं दिख रहा है इसमें। वॉल्यूम भी काउंटर जो है थोड़ा सा कम है एज कंपेयर, एवरेज वॉल्यूम से कम है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर अभी मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी की सलाह भी नहीं है, इसको भी मुझे लगता है कि अवॉइड कैटेगरी में रखना चाहिए। कैना मेटल इंडिया इसको अवॉइड करें, फ्रेश खरीदारी करने की सलाह फिलहाल इन लेवल्स पे नहीं होगी। हमारे एक दर्शक हैं जो कि मदरसन सुमी के बारे में, अब जिसे हम संवर्धन मदरसन के नाम से जानते हैं, फराना ऑपरेटर, ये इनका नाम हमारे सामने आ रहा है। वो ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक को लेकर फिलहाल के लिए क्या राय है, अगर कोई 5 साल के लिए इसमें खरीदारी करना चाहता है तो क्या वो कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी ने पिछले हफ्ते भी एक एक्विजिशन का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी। एक फ्राइडे को भी न्यूज़ आई थी, हालांकि उन्होंने जो एक्विजिशन का प्राइस है, जो अमाउंट है, उसको लेके कोई भी जानकारी नहीं दी है, और आज थोड़ा सा स्टॉक फिसलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि 93 रुपये के आसपास है। अभी ये स्टॉक 91 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जैसे आप चार्ट में देख भी रहे हैं कि जो ग्रीन कैंडल से सारी ये लोअर लेवल से रिकवरी जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा है। आप इस रिकवरी पर बेट करना चाहेंगे अनुज जी? देखिए इसने मार्च में करीबन 61 रुपये का लो बनाया था, और करीबन अभी 90 रुपये के आसपास है, तो करीबन 3 महीनों में ये 30 रुपये बढ़ चुका है, और मुझे लगता है कि अभी भी पोटेंशियल इसमें अच्छा खासा है। जिस तरीके से एक्विजिशन चल रहा है, इन्होंने भी न्यू यहाँ पर बाइक भी लॉन्च करते हुए दिख रहे हैं, तो मोमेंटम अच्छा खासा है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए, और ऊपर में करीबन 100 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि ट्रेंड इसका स्टॉक का पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दिया है, और हमें लगता है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, 100 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो मदरसन के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सर, सुजलॉन एनर्जी, इसको लेकर हमने पहले भी इस शो पे कई बार बातचीत करी है। 18 रुपये, उसके बाद 22 तक के जो टारगेट्स हैं वो आपने सुझाए थे। इस स्टॉक को लेकर अब दरअसल खबर ये आ रही है कि इन्होंने फंड रेजिंग का प्लान बनाया है। वीकेंड पे ये खबर आई है कि इन्होंने फंड रेजिंग को लेकर मंजूरी भी दी है, बोर्ड ने करीब 2000 करोड़ रुपये के आसपास की रकम ये जुटाना चाहते हैं। सुजलॉन को लेकर आपकी राय क्या है सर? इसका जो बुल रन शुरू हुआ था लोअर लेवल से, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है सुजलॉन के शेयर में? जहां हम अभी फिलहाल जो प्राइस देख रहे हैं वो करीब 18 रुपये के आसपास के हैं। जो आपका पहला टारगेट था वो तो हिट हुआ है, क्योंकि इसने 18.5 रुपये का जो 52 वीक हाई है वो टच किया है। आज भी इसने 18 रुपये का लेवल पार किया था, लेकिन हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो क्या ये जो गिरावट है, जो थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो रही है, ये एंट्री का नया मौका है, या थोड़ा रुके अभी और नीचे जा सकता है? देखिए सुजलॉन के अंदर मोमेंटम अच्छा खासा है, और जिस तरीके से उन्होंने फंड रेज किया है मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, बट ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक करीबन 22 से लेकर 23 तक जाने का दम रखता है। तो अगर ये स्टॉक 17 तक भी आता है तो मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है कि 22 से लेकर 23 तक के टारगेट आपको सुजलॉन में देखने को मिल सकते हैं। तो 22 से 23 तक के टारगेट, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। तो इस स्टॉक को लेके ये जो थोड़ी सी गिरावट आई भी है, मुनाफा वसूली हो भी रही है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। एंट्री के मौके के तौर पे आप देख सकते हैं ऊपर में अभी भी जो कुछ दिन पहले अनुज जी ने हमें टारगेट बताए थे 22 रुपये के, वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है, वहाँ तक की स्टॉक जा सकता है। इस बीच एक दर्शक हमारे जो व्यूअर हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। संजीव कुमार जी हमारे साथ धनबाद से हैं। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? पीसीजी का शेयर है 532 रुपये 50 पैसे सर। कौन सा शेयर बताया आपने सर? बीसीजी। बीसीसी? जी हाँ। इसका फुल फॉर्म बताएंगे, कौन सा शेयर है ये? ब्राइटकॉम। ब्राइटकॉम? ब्राइटकॉम। अच्छा, कितने शेयर हैं आपके पास?
500 शेयर आपके पास है, अभी 29.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपका क्या एंट्री लेवल है सर? 32.50। 32.50 का एंट्री प्राइस है। कितना व्यू लेके आपने इनको खरीदा था सर? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए खरीदा था। अभी फिलहाल ये घाटे में है सर, इनको नुकसान हो रहा है क्योंकि 32.5 का इनका एंट्री लेवल है और फिलहाल ये शेयर 30 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज ही अगर आप देखें तो करीब 3.5% के आसपास की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली है। ये जो आज का फॉल है इसको आप कैसे देख रहे हैं सर? ये जो 32.5 रुपए का प्राइस है, क्या ये इसके लिए रुके या आज ही इसमें से निकल जाएं या एवरेजिंग कर लें? देखिए, ब्राइटकॉम ग्रुप में मोमेंटम अच्छा रहा है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में एक अच्छी खासी रिकवरी इसमें देखी है। ये स्टॉक में जो लोस थे, करीबन 9 रुपए के लोस थे, वहां से एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। स्टॉक 29-30 के आसपास यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम इसमें पॉजिटिव है। प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में खरीदारी रखना चाहिए। स्टॉक अगर नीचे 28 रुपए तक मिलता है तो खरीदारी का ट्रेड लें। 24 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा। टारगेट मुझे लग रहा है कि ऊपर में करीबन 38 रुपए तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 38 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर वो ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो करीबन 45 और 50 का देखने को मिलेगा। तो मोमेंटम अच्छा है। लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड इसमें देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल पे खरीदारी का ट्रेड इसमें देखने को मिल सकता है। 24 रुपए का इसमें आप स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करके चल सकते हैं। इस बीच एक अपडेट आपको देना चाहता हूं कि बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। एक समय जहां 100 अंकों के आसपास की गिरावट थी, जो लोज हमने देखे थे आज इंटरडे में 44,757 का लो बैंक निफ्टी ने हिट किया था। अब 44,900 का जो लेवल है वो निफ्टी ने फिर से रिक्लेम कर लिया है। केवल 23 अंकों के आसपास की जो कमजोरी है वो बैंक निफ्टी में रह गई है। कोई ट्रेड जो कि सर बैंक निफ्टी में इनिशिएट किया जा सकता है, जो रिकवरी है उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, हमने आपको अभी डिस्कस ही किया था कि कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, कोई नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है और वही हम यहाँ पे ट्रेंड आता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जल्दी ही आपको 44,650 44,700 तक के लेवल को टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आपने देखिए सेंसेक्स भी देखिए 200 पॉइंट के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी भी 50 पॉइंट के ऊपर अब पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से रिकवरी है और ये जो अब आने वाला टाइम है 1 से 1.5 घंटे का, मुझे लगता है कि यहाँ पर एक आपको अगेन पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई देगी मार्केट में। ठीक है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आती हुई दिख सकती है। लोअर लेवल से रिकवरी हो भी रही है और शो की शुरुआत में अनुज जी ने कहा भी था कि ये जो गिरावट है उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लोअर लेवल्स पे ये खरीदारी करने के मौके हैं, एंट्री लेवल मार्केट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और वैसा ही कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहा है। अब शुरू करते हैं बजिंग स्टॉक्स का सिलसिला और एक एक करके जानते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं जो कि एक्शन में हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। और पहले शेयर रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ये इनफैक्ट आज का स्टार मूवर है, निफ्टी का तो सबसे बड़ा गेनर है ही है और निफ्टी में जो आज तेजी बनी है उसमें इसने काफी अहम भूमिका निभाई। इस शेयर ने आज अपना रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुआ है। इनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार है, जिसे हम रिलायंस स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के नाम से जानते हैं, उसके डी मर्जर को लेकर जो मंजूरी है वो एनसीएलटी की पिछले हफ्ते ही आ गई थी और अब इस कंपनी के बोर्ड ने इसकी जो रिकॉर्ड डेट है डी मर्जर की वो भी तय कर दी है। 20 जुलाई इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय की गई है। इसका नाम बदलकर बाद में JFSL यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कर दिया जाएगा और जो भी शेयर धारक हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के, उनको एक शेयर के बदले में JFSL का यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा जब ये डीमर्जर पूरा हो जाएगा। और उसका जो एक्शन है वो शेयर में साफ तौर पे देखने को मिला है। शेयर ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। क्या ये तेजी का सिलसिला बरकरार रहेगा सर आगे भी? इतना दमखम है रिलायंस में कि और भी ज्यादा बढ़त हो सकती है? कोई फ्रेश एंट्री भी कर सकता है इस लेवल पे? देखिए, अगर आप टेक्निकल चार्ट देखेंगे तो आज ही इसमें वीकली बेसिस पर ब्रेकआउट आया है। करीबन 9 महीने की कंसोलिडेशन के बाद इसमें फाइनली आज एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया और ब्रेकआउट जो है वो करीबन 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद आया है। अगर आप एक बड़े लेवल पे देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है ये कंटिन्यू रह सकता है और मुझे जल्दी ही लग रहा है कि ये स्टॉक आपको 3,000 की कैटेगरी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम है। खरीदारी का ट्रेड करंट रेट से भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 2550 का स्टॉप लॉस लगा है। टारगेट मुझे लगता है कि करीबन अगर हम आने वाले 3 से 4 महीने की बात कर रहे हैं तो 3,000 से लेकर 3200 तक का टारगेट रिलायंस में देखने को मिल सकता है। तो 3,000 से लेकर 3200 तक के जो टारगेट हैं वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। आज की तेजी का सेहरा तो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे ही है। आगे भी ये निफ्टी को सपोर्ट कर सकता है। थोड़ा स्टॉप लॉस डीप है 2550 के आसपास का, लेकिन रिलायंस की तेजी जारी रहेगी। ये बाजार के लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन एक स्टॉक, एक कंपनी जिसके लिए अच्छी खबर नहीं आई है वो है जी एंटरटेनमेंट। इस स्टॉक में आज आप देखें तो 6% तक की जो गिरावट है वो देखने को मिली। 6.25% तक की स्टॉक लुढ़क गया था। इंट्राडे में शेयर में 195 तक के स्तर भी देखने को मिलते, यानी कि
नीचे में 200 रुपए का स्तर भी टूट गया था, पर लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली है। खबर दरअसल ये है कि इनको सैट से झटका लगा है। सेबी का जो एक फैसला आया था पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्रा के खिलाफ, उसको सैट ने रोक लगाने से मना कर दिया है। इन दोनों को, यानी कि सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को, किसी लिस्टेड कंपनी में मुख्य पदों पर नियुक्ति पर सेबी ने रोक लगा दी थी और इस फैसले को इन दोनों ने सैट में अर्जी दी थी। सैट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आज ये फैसला आया जिसमें उन्होंने सेबी का जो फैसला है उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है और उसका जो इंपैक्ट है वो स्टॉक में देखने को मिला है। इनिशियल रिएक्शन था, एक डिप देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल रही है। तो जी एंटरटेनमेंट में सर क्या एग्जिट ऑन बाउंस करना है, सेल ऑन राइज करना है, या फिर लोअर लेवल पे जो रिकवरी हो रही है उस पर बेट करें? देखिए, इसमें बुक प्रॉफिट का ट्रेड देखना चाहिए। सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था कि वहां से कुछ पॉजिटिव पॉइंट आएगा तो वो नहीं आया सेट की तरफ से। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक में जो है एग्जिट आपको देखने को मिल सकता है। एक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि अभी ये स्टॉक इश्यूज में है। तो जब तक इशू क्लियर नहीं होते तब तक मेरे हिसाब से इसमें भी कुछ नहीं करना चाहिए। वेट एंड वॉच करें, जब तक क्लैरिटी ना आए सेट की तरफ से तब तक मेरे हिसाब से इसमें जो भी उछाल मिलता है वहां पर अपनी पोजीशन से निकलना चाहिए। तो सेल ऑन राइज ये रणनीति होनी चाहिए। जी एंटरटेनमेंट में लोअर लेवल से रिकवरी हो रही है, लेकिन आपको फ्रेश खरीदारी से बचना है। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, स्पष्ट कोई खबर नहीं आ जाती, तब तक आपको जी एंटरटेनमेंट में खरीदारी नहीं करनी है। ऐसा ही कुछ रुझान आज हमने हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में भी देखने को मिला है। 7 दिन से लगातार इस स्टॉक का तेजी के ट्रेंड में था, लेकिन आज इसकी जो तेजी है उस पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है। आज स्टॉक में हमने 5% तक की जो गिरावट है वो इंटरडे में आती हुई दिखी है। एक महीने में शेयर करीब 14% चल चुका था और अब जो खबर आई है वो ये है कि इनकी जो बोर्ड बैठक हुई थी शनिवार को, उसमें इन्होंने 7 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की, वित्त वर्ष 2024 के लिए जो पहला अंतरिम डिविडेंड है, 7 रुपए प्रति शेयर की जो डिविडेंड है उसकी घोषणा करी है। शायद बाजार इससे खुश नहीं हुआ, या तो फिर ये है कि इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें से कैश पूरी तरह से इरोड हो चुका है। नेट डेट में ये कंपनी आ चुकी है। उसके बावजूद भी करीब 3000 करोड़ रुपए के आसपास का ये जो डिविडेंड पे खर्च होगा, जो पे आउट होगा, उसको लेकर बाजार थोड़ा सा चिंतित है, जिस वजह से स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। या तो फिर जो 7 रुपए का नंबर है वो बाजार को पसंद नहीं आया। आपकी क्या राय है सर हिंदुस्तान जिंक को लेकर? क्या डिविडेंड के नंबर को लेकर चिंता है या डिविडेंड देने पर बाजार थोड़ा सा चिंतित है? देखिए, कैश इरोड हो चुका है, बैलेंस शीट में से डेट में कंपनी है, तो वो एक थोड़ा सा चिंता का विषय है कि कंपनी अगर ऐसी स्थिति में है तो डिविडेंड जो दे रही है वो उसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होगा, तो वो एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है कंपनी के लिए। उसकी वजह से थोड़ा सा एक हमने देखा कि उछाल पे एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट वीक हमने काफी बड़ी तेजी इसमें आती हुई देखी थी। स्टॉक करीबन 10% के आसपास गया था, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई थी। तो मेरे हिसाब से अभी ये मौका है प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि स्टॉक अगर आप देखेंगे काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है। लास्ट टाइम स्टॉक ने जनवरी में करीबन हाई बनाया था 383 का, और उसके बाद से काफी कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। तो कोई फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को नहीं मिला। तो जो लास्ट वीक में तेजी आई वहां पर एग्जिट करने का लोगों ने विचार करा, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर आया। तो फिलहाल अभी फ्रेश साइड में देखा जाए तो कोई ऐसा मेजर ब्रेकआउट नहीं है जो कि एक आगे बढ़कर खरीदा जाए। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना ज्यादा बेहतर रहेगा स्टॉक के अंदर। तो वेट एंड वॉच करें। हिंदुस्तान जिंक में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उस पर आपको कोई ट्रेड फिलहाल, नया ट्रेड तो नहीं इनिशिएट करना है, ये फिलहाल राय निकल के सामने आ रही है। प्रिज्म जॉनसन एक और ये बिल्डिंग मटेरियल उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। इंटरडे में शेयर भी करीब 5% तक लुढ़का है। आज इन्होंने एक सीमेंट कंपनी है द रैमको सीमेंट, उसके साथ एक करार किया है, और 2 करार किए हैं इनफैक्ट इन्होंने। इनके पास आंध्र प्रदेश में 1421 एकड़ के आसपास की ज़मीन है। एक तो इस करार के तहत वो ज़मीन रैमको सीमेंट को ट्रांसफ़र की जाएगी, और दूसरा है इन्होंने एक माइनिंग लीज भी ट्रांसफ़र की है रैमको सीमेंट को। और ये दोनों सौदे जो हैं वो 31 जुलाई 2023 तक, यानी कि इस महीने के एंड तक पूरे होने की उम्मीद है। लेकिन शायद बाजार को ये जो करार किया गया है वो पसंद नहीं आया है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि प्रिज्म जॉनसन के स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए सर प्रिज्म जॉनसन में? ये एंट्री का मौका है या दूर रहे इससे? देखिए, प्रिज्म जॉनसन में आज जो गिरावट आई है ये एक सेलिंग प्रेशर है। और इंटरेस्टिंग क्या है कि स्टॉक ने डबल टॉप बनाया है। आज जो हाई बनाया है वो जनवरी के आसपास, अक्टूबर के आसपास का हाई था, तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो डबल टॉप मार्केट ने बनाया। तो मेरे हिसाब से जिन्होंने खरीदारी कर रखी है लोअर लेवल्स पे, क्योंकि स्टॉक में हमने नीचे 100 से 95 तक के लेवल आते हुए देखे थे, वहां से स्टॉक ने अच्छी रिकवरी देखी है। तो करीबन स्टॉक जो है 30% बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से स्टॉक में गिरावट आई है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और स्टॉक नीचे मुझे लग रहा है कि एक बार अगेन करीबन 118-115 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल ये लेवल प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए करंट रेट पर खरीदारी की सलाह नहीं है।
तो खरीदारी नहीं करनी है प्रिज्म जॉनसन में। अगर आपके पास रखा हुआ है या आपने खरीदारी कर रखी है तो आपको मुनाफा वसूली करनी है। ये फिलहाल प्रिज्म जॉनसन के स्टॉक पर राय निकल के सामने आ रही है। लेकिन एक स्टॉक जो कि आज काफ़ी मजबूत है वो है गति का। इसमें काफ़ी गति है, 5% के आसपास की गति हम अभी भी स्टॉक में देख रहे हैं। 131 रुपये 60 पैसे का लेवल है। दिन के दौरान तो ये 6% से ज़्यादा उछल गया था और जून महीने के बिजनेस अपडेट्स इन्होंने जारी किए हैं, जिसके बाद हमने देखा कि शेयर में दम भरता हुआ दिखा है। टोटल वॉल्यूम्स जो हैं इनके उसमें 14% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। अब ये 14% का नंबर शायद आपको एक्साइट ना करें, लेकिन मैं एक रेफरेंस देता हूँ आपको। मई महीने के जो इन्होंने नंबर्स जारी किए थे उसमें जो इनके कुल वॉल्यूम है महज 3% के आसपास बढ़े थे। ये साल दर साल नंबर है, तो 3% जो कि मई में कुल वॉल्यूम में ग्रोथ हुई थी उसके मुकाबले अब 14% का जो नंबर आया है वो बाजार को पसंद आया, जिसके बाद हमने देखा है कि गति के स्टॉक में एक्शन बनता हुआ दिखा है। तो गति में क्या करना है सर? 5.5% के आसपास का आपको अभी भी है, 131 रुपये 60 पैसे। अभी ले सकते हैं सर? देखिए बिल्कुल ले सकते हैं। स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। मेरे हिसाब से गति के अंदर मोमेंटम भी अच्छा खासा है। स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर हुआ और लगातार तीसरा हफ्ता है जिसमें ये पॉजिटिव क्लोजिंग कर रहा है। साथ में ब्रेकआउट भी है और वॉल्यूम भी इस काउंटर में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। मेरे हिसाब से गति में खरीदारी करना चाहिए करीबन 130 के आसपास। स्टॉप लॉस जो है करीबन 114 पे लगाएं। टारगेट में मान के चल रहा हूँ कि 150 से लेकर 160 तक आने वाले 1 से 2 महीनों में देखने को मिल सकता है। तो गति के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा ब्रेकआउट आया है जो कि मुझे लगता है कि आगे सस्टेन भी हो सकता है। तो गति में ब्रेकआउट सस्टेन कर सकते हैं, स्टॉक की गति बरकरार रह सकती है। आप चाहें तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये राय फिलहाल आ रही है।